बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। सुहेल अफरीदी साहब ने जो जरगा करवाया खैबर पख्तूनख्वा में, उसने काफ़ी ज़मीन को गर्म किया। और इस्टेब्लिशमेंट के लिए देखें, चीज़ें वो बेहतर होती हैं जिनके फ़ैसले इस्टेब्लिशमेंट खुद करे। उसमें फिर वो कैलकुलेट करते हैं अपने मुताबिक। लेकिन जब सियासतदान फ़ैसले अपने हाथ में ले लें तो फिर वो कैलकुलेशन करते हैं आवाम की मर्ज़ी के मुताबिक। और नॉर्मली पाकिस्तान जैसे मुल्कों में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो इस्टेब्लिशमेंट के फ़ैसले होते हैं वो अवाम के फ़ैसलों से मुतसादिम होते हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अपना मफाद देख रही होती है और पब्लिक जो है उसका मफाद उससे थोड़ा हट के अलग होता है। अब यहाँ पे जो एलामिया जारी हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था, इस पर शाबाश देनी चाहिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, और ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये एक आगाज़ है पॉलिटिकल डिबेट का पाकिस्तान के अहम तरीन मसले के ऊपर। देखिए, हमें बड़े मसाइल क्या हैं, हम एक सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। हमारे जो है वो क्लाइमेट चेंज के बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं। हमारे यहाँ दहशतगर्दी का बड़ा सीरियस मसला पाकिस्तान में है। माशी नुक्ता नज़र से पाकिस्तान एक कॉन्स्टेंट पॉलिसी नहीं बना पा रहा। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें पाकिस्तान में दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर एस्टेब्लिशमेंट को बाहर निकाल के पाकिस्तान के सियासतदान रफ्ता रफ्ता इस रास्ते पे चल पड़े, 1 साल 2 साल 4 साल जितना भी टाइम लगाएं, एस्टेब्लिशमेंट को बाहर निकाल दें और ख़ुद एक कंसेंसस जनरेट कर पाएँ, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और पाकिस्तान इससे आगे बढ़ेगा। तो कम से कम उस तरफ चल पड़े। अब उम्मीद की जाती है कि आइंदा भी ऐसी चीज़ें होंगी। एलामिया इंपॉर्टेंट है। एलामिया में जो चीज़ें मौजूद हैं मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी मुझे लगा कि और भी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन इस एलामिया में जो है मैं आपके सामने रख देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा अमन जरगे का मुतफ़िका तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जारी दहशतगर्दी की भरपूर मज़म्मत उन्होंने की जरगे ने, और इस बात का आदा करता है कि इसके खात्मे के लिए सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर कानून के दायरे में मौजूद हर वसीला इस्तेमाल किया जाएगा जो इस सूबे में मुस्तकिल अमन का बायस बने। तो सूबाई हुकूमत करेगी अमन के लिए पूरी कोशिश, तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगी। नंबर 2, अमन व अमान के हवाले से मुजव्वज़ा कवानीन के हवाले से मुत्तफ़िका करारदादें जो सूबाई असम्बली से पास की गई हैं उन पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। अब इसमें जो है वो एक और करारदाद भी थी। आपको याद होगा कि फ़ौज के पास जो खसूसी इख्तियारात हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जिनके तहत वो ऑपरेशंस करते हैं या उन्हें ख़ास इख्तियारात मिले हैं ऑपरेशंस करने के, वो भी वापस लिए जाएँ। तो ये करारदाद का जब आप तज़किरा करते हैं तो एक्चुअली ये उसी से जाके जुड़ जाती है। नंबर 3, पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट दाखिली सलामती की क़यादत करेंगे और ज़रूरत के मुताबिक आइनी तौर पर बाकी इदारों से मावनत तलब कर सकते हैं, जबकि सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इस मखदूश अमन व अमान की सूरत हाल में पुलिस और CTD को खसूसी माली मावनत फराहम करेगी। ये बड़ा पॉजिटिव है कि पुलिस कमांड करे, इख्तियार जो है वो पुलिस के पास हो, फ्रंट पे पुलिस रहे, क्योंकि पब्लिक डीलिंग में पुलिस सबसे बेहतर इदारा है। बहुत सारे प्रॉब्लम है पाकिस्तान की पुलिस में, लोगों को बड़े शिकवे शिकायतें भी रहे हैं, लेकिन पुलिस जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है उन सबके मुकाबले में जो पब्लिक है उनसे बेहतर डील कर सकती है। उसकी एक वजह यह है कि पुलिस ने वहीं पे रहना होता है, वहीं पे डील करना होता है, उसी सोसाइटी का पुलिस हिस्सा होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को आप सिंध से उठा कर ले गए या किसी को आप बलूचिस्तान से उठा कर ले आए या गिलगित से ले आए, नहीं, वो मकामी इलाकों के लोग होते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं वहाँ के डायनामिक्स को और उनको पता है कि कहाँ तक जाना और कहाँ से आगे रेड लाइन है। लिहाजा पुलिस अगर डील करे और पुलिस की मावनत के लिए उनके बुलाने पर फ़ौज या दीगर इदारे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इनको सपोर्ट फ्राहम करेगी और उनको सहूलियत देगी। गैर कानूनी महसूलात, भत्ताखोरी और जो मारामारी इस वक्त जारी है खैबर पख्तूनख्वा में, इसके लिए एक मजबूत पॉलिसी बनाई जाए ताकि दहशतगर्दों का जो माशी एक पूरा नेटवर्क है वो टूट जाए। खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस शोरिश ज़दा इलाकों में मादनियात की जो गैर कानूनी निकासी है इसका खात्मा किया जाए। इंपॉर्टेंट है कि जिन इलाकों में लड़ाई लगी हुई है या जहाँ पे हालात ख़राब हैं, हालात ख़राब होने की एक वजह मादनियात भी है, तो बिल्कुल मादनियात की खुदाई भी बंद कर दें, वहाँ से मादनियात की तरसील या वहाँ से मादनियात की निकासी उसको बंद किया जाए, खात्मा किया जाए। सूबाई और छठी ये है कि सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा को जारी सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयों और उनकी कानूनी बुनियादों के बारे में मुतय्यना मुद्दत में इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। यानी इदारे आएँ और बताएं जनाब इन कैमरा ब्रीफिंग में कि कानूनी नुक्ता नज़र से मामला क्या है और किधर है और करना क्या है। सूबाई सतह पर अमन के फोरम कायम किए जाएँ जिनमें अक्सरियत गैर सरकारी अरकान की हो, यानी सरकारी बंदे ना हो, और मुंतखब नुमाइंदे, सियासी जमातें, नौजवान, अकलियत और ख़वातीन, ये लोग इसके अंदर होने चाहिए जो वक्तन फ़वक्तन जो है वो राब्तों में भी रहें और जुड़े रहें आपस में। इसके बाद एक और जो 8वीं शर्त है वो ये रखी गई कि शहरी सतह पर पुलिस, कंटोनमेंट और बल्दियाती इदारों के माबैन हमांगी के लिए सिटी सेल्स कायम किए जाएँ जो चेक पोस्टों के खात्मे
के लिए मुकर्ररा वक्त पर मबनी मनसूबे तैयार करें। यानी अब ये फैसला किया जाए कि जो इजाफी चेक पोस्टें बन गई हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जिनसे लोगों को इरिटेशन होती है, लोग परेशान होते हैं, एहतजाज करते हैं, उन चेक पोस्टों का वक्तन फ़वक्तन अब खात्मा किया जाए, एक टाइम फ्रेम उनका बनाया जाए। नंबर 9 ये है कि मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम और माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइनी तरमीम की जाए, जबकि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन PFC को नेशनल फाइनेंस कमीशन के साथ मुंसलिक किया जाए। फिर 10वीं इसके अंदर जो एक शर्त है या जो एलामिया का हिस्सा है वो ये है कि वफाक जो है वो सूबे को जो पैसा वफाक ने देना है, ये बहुत सारी मद में है, ये सारी लिखी हुई है, 8-9 चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये सारा पैसा जो है वो वफाक सूबे को फ्राहम करे ताकि सूबा अपने लोगों के लिए काम कर सके। फिर 11वां जो है खैबर पख्तूनख्वा अमन जरगा तजवीज़ करता है कि सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली सूबाई एक्शन प्लान मुरतब करें। 12वां ये है कि पाक अफगान बॉर्डर के तमाम तारीखी तजारती रस्तों को हर किस्म की तजारत के लिए फिल फॉर खोल दिया जाए। 13वां ये है पाक अफगान खारजा पॉलिसी बनाने में वफाक सूबाई हुकूमत से मुशावरत करे और सफारतकारी को तरजीह दे। 14वां ये है कि अमन जरगा ये तजवीज़ करता है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान तनाव को कम किया जाए। 15वां ये है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आइनी मुद्दत के मुताबिक बुलाया जाए। और खैबर पख्तूनख्वा का कौमी जरगा भी बीच में हाथ से लिखकर इसमें शामिल किया गया कि वो भी इसके अंदर तश्कील दिया जाए और उसको शामिल किया जाए। तो ये एक एलामिया है, मुतवाज़न है। अब उम्मीद करते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो सारे इसके ऊपर तवज्जो देंगे। ये खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिकल पार्टीज़ इसके अंदर बैठी और उन्होंने सब ने दस्तखत करके इसके ऊपर बात की है। अब नादरीन आ जाए वापस आइनी तरमीम के ऊपर। नवाज शरीफ साहब आए कौमी असम्बली में, उन्होंने आइनी तरमीम के लिए वोट डाला। अब ये वो नवाज शरीफ है जिन्होंने बार बार ये बात की कि जर्नैलों से आज़ादी का उन्होंने नारा लगाया। वो हमेशा ये कहते रहे कि जर्नैलों ने पाकिस्तान को तबाह किया, जर्नैल जो है वो चीज़ों को ख़राब करते हैं, ये मिलिट्री के जर्नल्स जो हैं इन्होंने अमन व अमान को भी ख़राब किया। ये बार बार नवाज शरीफ साहब कहते रहे और आज वही नवाज शरीफ साहब बेचारे एक जर्नैल की खुशामद में सीनियर अर्दली बन गए। शहबाज शरीफ साहब को तो अर्दली का इमरान खान साहब ने, अब नवाज शरीफ साहब उनसे सीनियर हैं, तो उन्होंने आकर भी वही काम किया। नवाज शरीफ के सामने एक बड़ी अजीब सूरत हाल तब पैदा हुई और मुझे बड़ा एम्बैरसिंग लगा वो लम्हा, वो सूरत हाल, जब मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पे मौजूद थे और उनके सामने अपोजिशन के अरकान ये नारे लगा रहे थे कि ना वो भागा ना बीमार, कैदी नंबर 804। यानी इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब की तरह भागे भी नहीं, कोई डील नहीं की एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कोई खसूसी तैयारा लेकर पाकिस्तान से बाहर नहीं गए और ना उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया। तो ना वो भागा ना बीमार, कैदी नंबर 804। मियाँ साहब को ये नारे सुनने पड़े। मुझे उन पर तरस भी आ रहा था कि 3 मरतबा का वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स आर्मी चीफ को ताहयात मुरात और इस्तिस्ना देने के लिए ऐवान में आ रहा है, अदलिया को मुकम्मल तौर पे तबाह करने के लिए ऐवान में आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अमली तौर पे तकरीबन ख़त्म करने के लिए ऐवान में आ रहा है, जजेस को एक हुकूमत का मातहत इदारा बनाने के लिए ऐवान में आ रहा है। तो मैंने आपको 2 दिन पहले अर्ज़ किया था कि नवाज शरीफ साहब इस सारे गेम का हिस्सा है। बहुत सारे लोग ऐसी बातें फैला रहे थे कि नवाज शरीफ साहब इससे खुश नहीं है, उन्हें ये पसंद नहीं है। लेकिन 324-25 वोट चाहिए थे, 331 वोट पड़े। नवाज शरीफ ना भी आते तब भी ये आइनी तरमीम हो जाती, लेकिन नवाज शरीफ साहब को इस आइनी तरमीम के लिए आना पड़ा। वो इसलिए आना पड़ा कि एक तो उन्हें लास्टिक की शलवार है उनके पास। मियां नवाज शरीफ साहब जो है उन्हें जाली इलेक्शन जितवाया गया फॉर्म 47 पे। कैंसर ज़दा पेशेंट यास्मीन राशिद साहबा, उनको जेल में बंद करके मियां साहब को जाली सीट दी गई है। एक तो वो खौफ है कि वो उनसे छिन जाएगी, दूसरा मियां नवाज शरीफ साहब ज़ाती तौर पे इसके हामी है। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि मियां साहब ने अपने साथियों को कहा कि हर हाल में हमें ज़रूरत है आसिम मुनीर साहब की, उनको हमारी इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी हमें उनकी ज़रूरत है, और जो ये कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। ये मैंने आपको 1 दिन पहले बताया भी था, 1-2 दिन पहले। नादरीन, जरदारी साहब भी आपको याद होंगे जिन्होंने फ़ौज के जर्नैलों को ये कहा था कि तुम 3 साल के लिए आते हो और हमने हमेशा यहीं रहना है। लेकिन अब उन्होंने खुद एक जर्नैल को 3 साल से बढ़ा के 5 साल और फिर ताहयात कर दिया, बल्कि ताहयात उन्हें इस्तिस्ना भी दे दिया। बिलावल ने ना एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की अपनी तरफ से, वो एक जुमला दूसरे से मिल ही नहीं रहा था, एक ऐसा कन्फ्यूजन था। हमेशा गुडी गुडी माहौल में बिलावल ने तकरीरें की हैं, अच्छा माहौल बनाकर दिया गया, नए सियासतदान हैं, एनर्जी शो करते हैं। लेकिन बिलावल ने जो बातचीत की ना, तो मुझे तरस आ रहा था कि यार एक बात दूसरी बात से मिल नहीं रही। वजह यह है जब आपके पास बयानिया ना होना तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप जितना मर्जी चिल्ला लें, गला फाड़ लें, आपके पास बयानिया नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब बिलावल ने इस सारे मामले को जो तरमीम है, स्पेशली जो 243 है आर्मी चीफ वाली, फील्ड मार्शल वाली, वो उन्होंने जोड़ दीजिए। फील्ड मार्शल ने भारत को शिकस्त दी और हमने उनके ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है। अब ये बड़ी ज़्यादती है बिलावल के साथ कि उन्हें बताया गया कि आप ये कह देंगे तो आपका काम बन जाएगा।
देखिए, पाकिस्तानी अब बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें पता है कि आईनी तहफ़्फ़ुज़ क्या है और भारत के साथ लड़ाई का इससे क्या ताल्लुक है। यानी ये और भी लोग कह रहे हैं कि भारत के साथ लड़ाई, शहबाज शरीफ ने भी यही बात की कि जनाब क्योंकि भारत के साथ लड़ाई हुई, बड़ी कामयाबियां मिली हैं, तो हमने फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। जो फील्ड मार्शल का एक टाइटल है ना, वो जिसको मिलता है वो सारी ज़िंदगी रहता है। ये बात पहले से सबको पता थी, ये मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ अपने वीलॉग्स के अंदर। इस मरतबा फील्ड मार्शल के ओहदे को कोई आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया, किया ये गया है कि उनकी मुराद को सारी ज़िंदगी के लिए जारी कर दिया गया, कंटिन्यू कर दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, उन्हें मरते दम तक के लिए इस्तिस्ना दे दिया गया कि इनके ऊपर कोई भी शख्स कोई केस ना कर सके। इस बात का खौफ ना रहे कि इनके ऊपर कोई केस हो जाएगा, इन्हें अदालत में जाना पड़ेगा या जेल में जाना पड़ेगा या थाने में पकड़े जाएं या किसी और जगह पकड़े जाएं। इनको इस्तिस्ना मिल गया है, किसी फौजी अदालत में, किसी सिविलियन कोर्ट में, कहीं पर इनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, क्योंकि आइन ने इनको इस्तिस्ना दे दिया है। अब ये एक काम इन्होंने किया, तो इसका इंडिया के साथ क्या ताल्लुक है, या अफगानिस्तान के साथ लड़ाई के साथ क्या ताल्लुक है? क्या इंडिया और अफगानिस्तान पाकिस्तान की अदालतों के जरिए से आसिम मुनीर साहब पे कोई केस चलाना चाहते हैं? क्या वो पाकिस्तान में आकर कोई मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं? यानी मेरी समझ से बाहर है कि वो क्या जवाब क्या गढ़ रहे हैं। भाई, इसकी सिंपल वजह ये इंडिया और अफगानिस्तान नहीं है, इसकी वजह इमरान खान और उनकी पॉलिटिक्स है। इसकी वजह जो मौजूदा सियासतदान है वो है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब भी ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो बाजवा साहब की बैंड बजाई है PMLN ने, तो ये आसिम मुनीर साहब जब जाएंगे तो उन्हें भी माफ़ नहीं करेंगे। और इमरान खान साहब से भी ये लोग एक दूसरे को डराते रहते हैं कि इमरान खान आ जाएगा तो ये कर देगा, तो वो कर देगा, वो नहीं छोड़ेगा। वो बेचारे अपोजिशन वाले गारंटियां देते हैं कि जी हम इमरान खान की गारंटी देते हैं, वो आपको कुछ नहीं कहेगा, उससे ना डरें आप। लेकिन ये एक्चुअली जो तरमीम है ना, ये खौफ की वजह से। चौधरी निसार अली खान जो एस्टेब्लिशमेंट को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उन्होंने भी यही बात की कि ये खौफ की वजह से अब एक बेचैनी पैदा हो रही है। नाज़रीन, बेचैनी ये है कि देखें, प्रैक्टिकली काम तो बहुत सारे बंदों ने किया है ना, चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करैक्टरों में कोई 1-2 तो नहीं है, वो बहुत सारे हैं। शहीद अरशद शरीफ के केस के अंदर भी 7 फौजी अफसरान के नाम है। जो धांधली वाला मामला है, पूरे मुल्क का मैंडेट चोरी हुआ, वो जाके सिकंदर सुल्तान राजा के गले में फंसेगा। कुछ चीज़ें काजी फायद ईसा के जाके गले में फंसेंगी। अब उन सारों को तो आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो एक बेचैनी पैदा हो गई है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया, वो कोई भी ऑर्डर दें, कोई भी बात करें, कुछ भी करें, उनके ऊपर कभी भी कोई मामला नहीं होगा, वो आईनी तौर पे महफूज रहेंगे। लेकिन जो लोग आगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे या आगे जाके कोई चीज़ करते हैं जो गैर कानूनी या गैर आईनी होती है, उन सारों को तो आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो वहाँ पे भी एक बेचैनी, और आने वाले दिनों में आपको ये बेचैनी बढ़ती हुई नज़र आएगी। नाज़रीन, इसहाक डार साहब ने एक इंकशाफ किया, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसहाक डार साहब ने कहा कि इरफान सिद्दीकी साहब जब बीमार थे तो मैंने, क्योंकि वोट का टाइम आ रहा था सेनेट में, तो 2 बंदे भिजवाए कि जाके पता करें। तो बंदे गए और उन्होंने जाके पता किया, तो उन्हें बहुत सारे गैजेट्स लगे हुए थे, वो बेहोशी के आलम में थे। तो डार साहब ने एक बड़ा अजीबोगरीब क्लेम कर दिया कि डॉक्टर ने कहा कि इनको एम्बुलेंस में डाल के स्ट्रेचर पे हम भिजवा देते हैं अगर आपको चाहिए तो। ऐसे डॉक्टर को तो जेल में डाल देना चाहिए, जो एक नीम बेहोश मरीज को, यानी जो होश में ही नहीं है मरीज, जिसको जनाब मशीनें लगी हुई हैं और मशीनों के जरिए से उसको जिंदा रखा हुआ है, एक ऐसे मरीज को कोई डॉक्टर कहता है कि आप इसको उठा के हम आपको एम्बुलेंस में या स्ट्रेचर पे डाल देते हैं, आप इसको ले जाएं और जाके सेनेट में अपनी कार्रवाई कर लें। मैं हैरान हो रहा हूं, मुझे ये कंफर्मेशन चाहिए। कोई जर्नलिस्ट अगर हमारे वहां पे मौजूद हैं तो जाके डॉक्टर्स का इंटरव्यू करें, उनसे पूछें कि क्या आपने ऐसी ऑफर की थी कि इस हालत में जो बिस्तरे मर्ग के ऊपर एक आदमी पड़ा हुआ उसको उठाकर आप सेनेट के इजलास में भेजना चाह रहे थे। मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई कसाई डॉक्टर भी होगा तो वही हरकत करेगा कि जनाब हम इसको भेज देते हैं, आप इसको ये नीम मुर्दा आदमी से आप वो करवा लें। हालांकि बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि उनका इंतकाल हो चुका था। तो डार साहब ने, मुझे लगता है कि बढ़ा चढ़ा के बात करते करते एग्जैजरेट कर गए। डॉक्टर ऐसा कर नहीं सकते, जो मेरी समझ है उसके मुताबिक तो ये नामुनासिब है और ये मुमकिन भी नहीं लगता मुझे। अच्छा नाज़रीन, एक तस्वीर वायरल हुई नवाज शरीफ साहब की, ये कौमी असम्बली से। नवाज शरीफ साहब ना हाथ से ऐसे प्यार कर रहे हैं आसिफ जरदारी साहब की साहबजादी को, आसिफा जरदारी को। तो बहुत सारे लोगों ने उस पर बहुत सारी बातें की कि जनाब ये शफ़क़त है मियाँ साहब की, ये आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर है, ये है जमहूरियत का हुस्न है ये, और कोई अखलाकियात कह रहा है, कोई सियासी इक़दार कह रहा है। देखिए तस्वीर अच्छी है, देखें तो आपको अच्छा लगता है कि एक बुज़ुर्ग आदमी एक बच्ची को जो है वो प्यार कर रहा है, हाथ से सर में उसको तपतपा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं? मियाँ नवाज शरीफ साहब के अंदर अगर ये सियासी इक़दार है तो आज बहुत सारी बच्चियाँ जेलों में बंद हैं और वो बेगुनाह बंद हैं, सब जानते हैं। उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो नवाज शरीफ के जो पॉलिटिकल सबसे बड़ा मुखालिफ है इमरान खान, वो उसकी हमायत कर रही है और उनको उठा के जेलों में डाला हुआ है जाली मुकदमात में। एक एक वकूए के 6-6 अलग अलग शहरों में मुकदमात करके उन्हें जेलों में बंद कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 70 साल से ज़ायद उम्र है, नवाज शरीफ की उम्र की है,
बुजुर्ग हैं और कैंसर की पेशेंट हैं, वो बाहर आ जाती हैं, फिर उन्हें बंद किया जाता है कि नहीं ये तो नवाज शरीफ का हल्का है, यहाँ से तो मियाँ साहब को इलेक्शन जितवाना ही, बीबी को वापस बंद करो। तो मियाँ साहब की वहाँ पे अखलाकियात कहाँ गई, वहाँ पे मियाँ साहब के अंदर का इंसान कहाँ गया। बहुत सारी खवातीन को सड़कों पे घसीटा गया, जलील किया गया, रुस्वा किया गया, अभी तक जेलों में बंद रखा गया। और ये दोनों लोग जो वहाँ मौजूद हैं, चाहे वो बच्ची आसफा जरदारी है, चाहे नवाज शरीफ है, ये दोनों असेंबली में कैसे पहुंचे। आसफा जरदारी को बिला मुकाबला पहुंचाया गया, उनके मुकाबले तमाम उम्मीदवारों को ज़बरदस्ती बिठा दिया गया। बाद में एक उम्मीदवार चिल्लाता रहा कि भी मैं तो बैठा ही नहीं था।